हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नज़्म दी रोज़ ट्री के बारे में। दी रोज़ ट्री आयरलैंड के कौमी शायर विलियम बटलर यीट्स की एक तहरीर है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं विलियम बटलर यीट्स का। यीट्स, जिन्हें उर्फ़ आम में WB यीट्स कहा जाता है, 13 जून 1865 को आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन के एक मुज़ाफ़ाती इलाके सैंडी माउंट में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम लंदन से हासिल की। यीट्स ने 1882 से बाकायदा शायरी का आगाज़ किया और इब्तदाई तौर पर PB शेले और एडमंड स्पेंसर जैसे शोरा से खासे मुतासिर थे और उन्होंने अपनी शायरी के इब्तदाई मौज़ूआत भी करीब उन्हीं जैसे ही रखे थे। जिस वक्त यीट्स ने अपनी शायरी का आगाज़ किया, इस वक्त बरतानिया ने दुनिया के दीगर ममालिक की तरह आयरलैंड पर भी ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमाकर इसको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। इसीलिए बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के लिए आयरलैंड में बहुत सी आज़ादी की तहरीकें चल रही थीं, जिनके असरात वहाँ के अदब और शायरी पर मौजूद थे। 1889 में यीट्स की मुलाकात एक आयरिश खातून मडगोन से हुई, जो प्रोफेशन के लिहाज से एक ड्रामा एक्ट्रेस थी। ये खासी खूबसूरत खातून थी और 23 साल का शायर विलियम बटलर यीट्स बहुत जल्द इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अगरचे वो उम्र भर कोशिश के बावजूद इससे शादी न कर सका, लेकिन मडगोन के साथ ताल्लुक़ उसको उस क्लब में ले आया या उस ग्रुप में लेके आया जो कि आयरिश नेशनलिस्ट कहलाते थे, क्योंकि इसके असरात विलियम बटलर यीट्स की शायरी और उसकी दीगर तहरीरों पर आए। इन असरात के ज़ेर असर उसने अपनी शायरी के बहुत से मौज़ूआत का इंतखाब किया और बहुत सी नज़में लिखी, और दी रोज़ ट्री भी इन्हीं नज़मों में से एक है। इस नज़्म के बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब तहरीर की गई या ये कब शाया की गई, मगर एक बात तय है कि ये नज़्म यकीनी तौर पर 1916 के बाद लिखी और शाया की गई। क्यों कि इस नज़्म के अंदर यीट्स की एक और नज़्म यानी ईस्टर राइजिंग 1916 के हवाला जात मौजूद हैं। और अगर बुनियादी तौर पर बात की जाए इस नज़्म की, तो ये नज़्म यानी दी रोज़ ट्री आयरलैंड की तहरीक आज़ादी के दो किरदारों जेम्स कॉनोली और पैट्रिक पियर्स के दरमियान होने वाला एक मुकालमा है, जिसमें गुलाब के पौधे को एक तहरीक आज़ादी की अलामत के तौर पर दिखाया गया है। एक चीज़ वाज़ेह रहे, ये दोनों किरदार हकीकी हैं, ताहम इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू गैर हकीकी है, और इस गुफ्तगू में, इस मुकालमे में उन तरीके और वजूहात का जिक्र किया गया है कि जिसकी वजह से आज़ादी की तहरीक कमज़ोर पड़ रही है, या वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से दोबारा इस आज़ादी को जानदार बनाया जा सकता है। इस नज़्म में कुल 3 स्टेंजाज यानी 3 बंद और 18 लाइनें हैं। इसमें गुलाब के पौधे को आयरलैंड की आज़ादी की अलामत यानी सिंबल के तौर पर दिखाया गया है, यानी ये पौधा आयरलैंड की आज़ादी और तहरीक की अलामत है। इस नज़्म के अहम अल्फाज को मैंने सुर्ख रंग से नुमाया कर दिया है ताकि आपको बात समझने में ज़्यादा आसानी रहे। पहली लाइन में लफ्ज़ लाइटली स्पोकन इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि लोग उस वक्त खुलकर हुकूमत यानी हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते थे। हालात सख्त थे और जो लोग बरतानिया के ख़िलाफ़ बात करते उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। तीसरी लाइन में एक और लफ्ज़ पॉलिटिक वर्ड उन पॉलिसियों की तरफ इशारा करता है जो बरतानिया आयरलैंड के लिए बना रहा था, यानी कि आयरलैंड की तहरीक आज़ादी को ख़त्म करने या रोकने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी, यानी लोग और उनकी कोशिशें बेअसर हो जाएं। और आखिरी लाइन में लफ्ज़ मौजूद है बिटर सी। बिटर सी का मतलब है बरतानिया। ये भी सिंबलिज़म है, यानी बरतानिया आयरलैंड के लिए एक कड़वा समंदर के तौर पर दिखाया गया है। दूसरे बंद की पहली लाइन में मौजूद लफ्ज़ वाटर इस तरफ इशारा करता है कि हमें इस आज़ादी की तहरीक में मज़ीद जान डालने की, मज़ीद कोशिश करने और जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारी तहरीक आज़ादी कमज़ोर पड़ रही है और हमने इसको दोबारा बेहतर करना है या जानदार बनाना है। फिर तीसरी लाइन में एक लफ्ज़ मौजूद है ग्रीन, जिसका मतलब है कि आज़ादी को जो पौधा है इसको ग्रीन करना है, जो खुश्क हो रहा है इसको हमने दोबारा हरा भरा करना है और इसको हर तरफ यानी पूरे मुल्क में फैलाना है, इस तहरीक को, इस आज़ादी की तहरीक को। और छठी लाइन का लफ्ज़ मौजूद है गार्डन। गार्डन आयरलैंड की तरफ इशारा है। गार्डन को सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है आयरलैंड के लिए,
یعنی آئرلینڈ ایک گارڈن ہے اور اس کے اندر آزادی کی تحریک چل رہی ہے جس کو جاندار بنانے کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت۔ تیسرا بند جو کہ اس نظم کا آخری بند بھی ہے، اس کی تیسری لائن میں ایک لفظ موجود ہے ویلز پارچڈ اوے۔ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسٹر 1916 کی جو تحریک تھی، جو ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں آئرلینڈ کی سیاسی اور عسکری جدوجہد کرنے والے بہت سے لیڈروں کو یا تو گرفتار کر لیا گیا تھا یا پھر انہیں سرے سے ہی مار دیا گیا تھا۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگ اب اس آزادی کی تحریک میں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اب ہماری آزادی کی تحریک کمزور پڑ رہی ہے اور لوگوں کے لیے سورس آف انسپریشن، یعنی وہ کہاں سے اب رہنمائی حاصل کرے، ایسی صورتحال بن گئی ہے۔ تو اس لیے اب وہ زور دیتا ہے کہ اب ہمیں مزید اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے، اور اسی لیے 5ویں لائن میں ایک لفظ اور اون بلڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اب اس آزادی کو مزید جاندار بنانے کے لیے ہماری نوجوان نسل کو قربانی دینا ہوگی، ان کو آگے آنا ہوگا اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر اب آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس طرح ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بالکل فری اور فوراً آپ تک